स्ट्रेस आपकी जिंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, चाहे वो काम का स्ट्रेस हो, चाहे वो हालात का स्ट्रेस हो। इससे जूझना और इससे बाहर कैसे निकला जाए, और जर्नलिस्टों के लिए क्यों जरूरी है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नोटेड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और एक लंबे समय से समाज के अंदर सेवक के तौर पर काम कर रहे। एतवार आती है तो फौरन किसी जगह को तलाश करते हैं जिस जगह पर वो कैंप लगा सकें, और कैंप लगाकर लोगों को ये बता सकें कि जीवन को और बेहतर कैसे जिया जा सकता है। आज दीवाना मंदिर के अंदर ये कैंप है और आप देख सकते हैं फ्री कार्डिक अवेयरनेस कम हेल्थ चेकअप कैंप दीवान मंदिर अखाड़ा कमेटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और मेरे साथ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर सुशील शर्मा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। साहब लगता है आप ठीक हैं। आज कंपैरेटिवली मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। तो थोड़ा सा ये कि क्या है स्ट्रेस, मतलब बिकॉज आई मैंने तो कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं कि एकदम आप मतलब लाइव हैं और आप बातचीत कर रहे हैं और आप अपनी स्टोरी कर रहे हैं और सडनली जो है समथिंग हैपेंस एंड यू आर डाउन। देखिए जुनेद भाई, स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर है। अब स्ट्रेस डायरेक्टली अफेक्ट करता है हार्ट को या नहीं करता है तो उसका तो प्रमाण थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। पर ये इनडायरेक्ट एविडेंस हैं कि स्ट्रेस एक ट्रिगर है। ट्रिगर मींस कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट एनॉमली एग्जिस्ट करती है। आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ है, आपको कोलेस्ट्रॉल का परेशानी है, आप स्मोक भी करते हैं, मोटे भी हैं, कम चलते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, और जेनेटिक हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, आपके परिवार में किसी ना किसी को हार्ट की बीमारी हुई है, तो सडन एक ट्रिगर आपको प्रेसिपिटेट करता है ये सारी चीज़ें। ठीक। अब देखिए, कुछ किसी के साथ भी हो सकता है। आप भी एक स्टोरी कर रहे थे तो कहीं करते करते वहीं भी आपको दिक्कत हो गई, आप गिर गए। अब ये गिरना किस किस्म का है? गिरना एक पड़ाव होता है कि वो प्रेसिपिटेट करता है, हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है, या तो रिदम की डिस्टरबेंस होती है, रिदम मीन्स हार्ट का चलना कम हो जाता है, या लगता है कि कहीं ना कहीं करोनरी स्पैज्म होता है, या कहीं लगता है कि ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना होता है। तो ये सारी सी चीज़ें हैं जो आदमी को ये इस गिरने पे मजबूर करती हैं कि आदमी, जिसको हम सिनको बोलते हैं अपनी भाषा में, गिर जाता है या फेंट हो जाता है। स्ट्रेस जो है वो एक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। स्ट्रेस कहीं ना कहीं आर्टरीज की जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस है उसको भी इंजर करने की कोशिश करता है। कई लोग काफ़ी देर से सोए नहीं होते हैं, डेप्रीवेशन होती है स्लीप का, वो भी एकदम सडन गिर जाते हैं। काम पे जाते हैं तो एकदम आपको लगता है कि फेंट हो गए हैं। स्कूल में बच्चे गिर जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आप हो और कौन सी सिचुएशन आपको डील कर रही। जैसे आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आपने डील करनी है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उन्हें ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए, खासतौर पे जो जर्नलिस्ट साथी मेरे हैं खास, और उसके बाद वो लोग भी जो अलग अलग तरह की मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं, उनको ये समझाने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बिकॉज मैं तो ब्लैंक था, लगभग 2-3 घंटा शायद मैं ब्लैंक था। तो मतलब व्हाट वाज इट द मोमेंट आई अराइव्ड इन द हॉस्पिटल, तो उसके बाद व्हाट वाज इट दैट रिवाइव्ड मी बैक। अ, देखिए क्या होता क्या है बेसिकली। गिरना एक जिसे हम सिनकपी बोलते हैं, जो आदमी गिरता है, गिरने में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। गिरने में आपका जो सेरिब्रल सर्कुलेशन है वो ठीक परफ्यूज नहीं हो पाती, दिमाग को ठीक ब्लड पहुंच नहीं पाता। तो लगता है कि एक ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होना या एक सिंपैथेटिक सिस्टम का जो एक्टिवेशन है कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसमें भी दिक्कत होना शुरू हो जाती है कि हार्ट की धड़कन कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के कारण ही लिंक्ड होती हैं। अब स्ट्रेस का प्रेसिपिटेशन जो है वो किस सिचुएशन में होता है, कि जैसे आपने ठीक कहा कि जर्नलिस्ट लोगों में होता है। ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट में ही होता है, सब में होता है। हाई इंटेंसिटी वर्क जितना भी होता है, और जो रोड पे गाड़ी चलाते हैं वो भी एक स्ट्रेसफुल जॉब है। आपका पत्रकारों का तो स्ट्रेसफुल होता ही है कि मेरे को अच्छी स्टोरी करनी है, मेरे को बढ़िया से बढ़िया अपने प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाना है, मेरे को सच की तलाश करनी है। हम लोग जब ऑपरेट करते हैं तो हमें भी एक हाई लेवल का स्ट्रेस होता है कि एक पेशेंट ठीक रहे, इसकी जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक तरीके से हो, मरीज को कोई नुकसान ना हो। तो ये सारे से फोकस हैं। हाई इंटेंसिटी लोग जो वो काम करते हैं, सारे हैं, सारी प्रोफेशंस में, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, इवन पॉलिटिशियंस को भी बड़ा स्ट्रेस देखा है आपने कि इलेक्शन आते हैं तो दिक्कत हो जाती है लोगों को।
जीत हार से परेशानी हो जाती है। स्टूडेंट्स में एक लेवल का स्ट्रेस होता है कि मेरे को एग्ज़ाम में अच्छा करना है, पास फेल होने की तलाश में होते हैं। बिजनेसमैन को दिक्कत होती है कि मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो आप गिर जाते हैं, आपको परेशानी हो जाती है, तो इसको सिनकोपी बोलते हैं हम। अब किस चीज़ से ये परेशानी हो रही है उसके लिए काफ़ी से कारण हैं। काफ़ी से कारण मीन्स यानी उसके बाद जाहिर सी बात है एडवांस टेस्टिंग वेस्टिंग वो तमाम चीजें होंगी तो उससे पता चलेगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। आपके साथ जो हुआ तब आप जब आप लैंड हुए थे हमारे पास हॉस्पिटल में, तो आपका ब्लड प्रेशर भी नहीं था, आपकी पल्स में भी धड़कन कम सी चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें रिवाइवल हुआ कि हमने फ्लूइड्स दिए, थोड़ा सा उसको ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश की। एक दवाई ऐसी दी जो हार्ट के रेट को बढ़ाती है, तो एकदम स्टेबल हो गए। लगता था कि आपने काफ़ी देर से नींद भी नहीं कर रखी है, कुछ खाया भी नहीं होगा। तो ये सारी कम्बिनेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन मल्टीपल फैक्टर। कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स टू प्रेसिपिटेट। एक कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर ज्यादा मुश्किल काम क्या है, रिवाइव करना, या ज्यादा मुश्किल काम ये होता है कि आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने अपना 100% एफर्ट दिया और एफर्ट देने के बावजूद जो है वो आपके हाथ से निकल गया। रिवाइवल में तो कुछ भगवान का भी रोल होता है। वो तो ऐसा नहीं है कि मैं बड़ी सी तोप चीज़ हूँ, मैंने किसी को रिवाइवल किया। वो तो एक डिपेंड करता है कि अंडरलाइंग डिजीज किस किस्म की है। कुछ लोगों में हम 100% अपना पूरा लगाते हैं तब भी रिवाइव नहीं कर सकते, और कुछ में थोड़े से एफर्ट्स करते हैं तो रिवाइवल हो जाता है। रिवाइवल में डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की सिचुएशन में डील कर रहे हो। ये एक जनरलाइज सा कंसेप्ट बना के नहीं चला जाता है कि मैं हॉस्पिटल में पहुंच गया मेरा रिवाइवल हो गया। वो डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म की अंडरलाइंग डिजीज एग्जिस्ट कर रही है, उसको आगे क्या कर सकते हो आप उसके लिए, वो रिवाइवल हो। ये भी जानना चाहूंगा कि अक्सर लोग कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर करते हैं और जिसके चलते वो टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंचते, और जब पहुंचते हैं उसके बाद उनको बचाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हार्ट की जो बीमारियां होती हैं उनमें ज़्यादा सिम्टम्स ये होते हैं कि छाती में जकड़न होती है, छाती में दबाव पड़ता है, सांस का फूलना है, हार्ट की रेसिंग जिसे हम पल्पिटेशन कहते हैं, लो आउटपुट स्टेट, जैसे लगता है कि आप काफ़ी देर से खड़े हैं तो थक जाते हैं। ये सारे लगता है कि वो जो जकड़न सी है वो लेफ्ट साइड में जा रही है, जकड़न जो जा के अंदर जा रही है, नेक में प्रेसिपिटेट कर रही है, एकदम गिर जाते हो। और वो जो दबाव इस किस्म का होता है कि आप लगता है कि आपकी छाती पे किसी ने पत्थर सा रखा है, किसी ने बैंड सा बांधा हुआ है। तो ये सारे हार्ट के सिम्टम्स हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ स्टेप्स एक दिन तक चल रहे हैं, आप कंफर्टेबल हैं, नेक्स्ट डे आप उतने स्टेप चलने की कोशिश करते हो, तो आपको रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, जिसे हम एंजाइना बोलते हैं। तो ये सारे हार्ट के सिम्टम्स होते हैं। हार्ट के सिम्टम्स मिमिक करते हैं कई बार कि गैस है, ब्लोटिंग है, बल्चिंग है, ये गैस के कारण है, हार्ट के कारण नहीं है। तो काफ़ी सा एफर्ट्स आपका वेस्ट हो जाता है, आप घर में रहते हो, हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हो। तो हार्ट के बीमारी में हम लोग जनरली ये कहते हैं कि टाइम इज द मसल। टाइम इज द मसल मीन्स आप जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना हार्ट के मसल्स को डैमेज होना शुरू हो जाता है। मकसद तो ये नहीं है कि मकसद हार्ट अटैक से बचाना है, मकसद ये है कि हार्ट के मसल्स को बचाना है। ये एक इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अगर छाती में दर्द हो, जकड़न हो, दबाव पड़े, सांस का फूलना हो, तो हॉस्पिटल पहुंचिए। टाइम इज इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। जो दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो क्लॉट डिजॉल्विंग दवाइयाँ होती हैं या एंजियोप्लास्टी होती है, टाइमली हो जाए तो ये रिवाइवल के चांसेस बन सकते हैं। जैसे आपने कहा रिवाइवल के चांसेस बन सकते हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप भी अध्यात्म की तरफ जबरदस्त हैं। पिछले दिनों महाकुंभ आप गए और वहां से नहा के आप आ गए। आपके अगर व्हाट्सएप के ऊपर देखा जाए तो आपने स्टेटस में भगवान शिव को रखा है, या स्टेटस में कोई आरती है, कुछ है, ये सब चीजें हैं। तो बहुत सब आप इंटरनेशनल सेटिंग्स में भी चले जाएं तो वो भी आपको कहते हैं कि मेडिटेशन इज अ मस्ट आफ्टर यू हैव अ हार्ट इशू, एनी अदर इशू। तो कितना रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि भगवान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं भगवान, दुनिया खुद ही चल रही है, कोई इसको चला नहीं रहा है। सो व्हाट, कितना परसेंट आप अपनी इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी में, आई इफ आई एम करेक्ट, मुझे लगता है कि अब आप इतनी इंटरवेंशन कर चुके हैं, इतना खेल देख चुके हैं कि कुछ तो आप जरूर शेयर करेंगे जहां पर आपको लगा कि नहीं, कुछ ये मुमकिन नहीं था और ऊपर से कुछ हुआ और बात बन गई। देखिए, जिधर तक विषय है भगवान को मानने का, अगर आदमी नहीं माने तो उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है, तो प्रश्न तो करना ही नहीं चाहिए। मैं भगवान को मानता हूँ या नहीं मानता हूँ वो एक डिफरेंट है, वो तो इंडिविजुअल एक कंसर्न है। आध्यात्मिक लोग इस कंसेप्ट्स की बात करते हैं कि वो इमिजिएटली जिंदगी की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि उसके आगे का विषय क्या है। आगे का विषय है जिस धर्म से मैं डील करता हूँ, मेरे को पता है कि आगे का विषय क्या है। आपके धर्म में हो सकता है उसके जो सेकंड पड़ाव है आफ्टर लाइफ, उसके बाद का स्कोप क्या है, वो तो कहना अलग है।
एक चार्वाक फिलासफर हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो है जिंदगी वो तो यही है, यहीं खाओ यहीं पियो, ये जिंदगी है। तो एक दूसरी सी सोच ये भी है कि मेरे को यहाँ की जिंदगी नहीं, आगे की जिंदगी भी देखनी है। तो अगर उसके फलसफे पे आदमी आगे चले तो आगे की जिंदगी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कोई भगवान किसी ने देखा नहीं है, भगवान तो एक महसूस करने वाली चीज़ है, कोई ना कोई शक्ति तो आपसे काम करवाती है। हम लोग यहाँ पे बट बैठे कभी हैं। महसूस किया आपने कि आप एक मुश्किल इंटरवेंशन कर रहे थे और नाड़ी खुल नहीं रही थी, लेकिन फिर वो कुछ चमत्कार हो गया, आपने कहा ये कैसे हो? नहीं, होता है, कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं, ये नहीं है कि मेरे में कोई ज़्यादा स्किल्स थी, वो खुल गई या खुलने वाली नहीं थी या उसमें कोई दिक्कत थी। पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो आप लोग होते भी हो, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है। वो एक दोनों चीज़ें कंप्लीमेंट्री होती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलती हैं। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार में कोई ना कोई ऐसी फोर्स है आदमी से काम करवाती है। साइंस का प्रमाण ये नहीं है कि आप सब कुछ जानते हो और उसका हिसाब किताब भी कैसे देखना है। अगर सपोजिंगली साइंस इतनी एडवांस भी है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सा विषय ये है कि हम डेथ पे तो कंट्रोल नहीं कर पाए, हम लोग उस पे कितना भी साइंस एडवांस भी हो चल गई हो, चाहे हम वेंटिलेटर पे रखते हैं, चाहे आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर पे रखते हैं, तो काफ़ी देर तक कहीं ना कहीं ये जो बर्थ और डेथ का ये तो कुछ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो ताकत है जो इसको चला रही है, वो तो आदमी के हाथ में तो नहीं है। अंत में मुझे ये बताइएगा कि अब आपको कैंप लगाते हुए मुझे लगता है कि 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। सरकारें सब देख रही हैं, केंद्र भी सब कुछ देख रहा है, और देखने में ये भी आ रहा है कि उनको भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जिनकी मोहल्ले में भी रिकॉग्निशन ठीक तरीके से नहीं है। मोहल्लेदारों को भी आप पूछ लें ये क्या करता है, वो कहेंगे जनाब हमें तो पहली बार पता चला ये भी कुछ करता है। तो आपका काम तो सामने है, इंटरवेंशन सामने है, सब कुछ सामने है। कभी दुख होता है इस बात का कि इट इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एट द लेवल वेयर इट शुड बी? कोई कोई दुख नहीं है, वो तो एक व्यक्तिगत में अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ जितने में पॉसिबली, जब आप कैंप्स की बात कर रहे हैं तो 15 साल पहले हम कैंप्स पुंछ में शुरू किए थे। मेरे जो ब्रदर हैं वो नहीं रहे, वो स्वर्गवास हो चुके हैं। और एक पुंछ में एक बाढ़ आई थी, फ्लड, आपको भी पता है, काफ़ी सा फ्लड आया, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए जी लोगों की क्या सिचुएशन है, देखिए इनको एड्रेस करने की कोशिश करिए, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको फोकस करने की कोशिश करिए। तो उस देर के बाद एक पॉसिबली एक रूटीन की तरह कैंप्स हम लोग करते ही हैं। मेरे साथी में अकेला शुरू हुआ था, आज लगभग 200 वॉलंटियर्स हैं हमारे पास, मैं डॉक्टर। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां काफी बनता गया। काफी से लोग हैं जो आते भी हैं साथ, इन्हीं का सहयोग है, इन्हीं की सपोर्ट के कारण मेडिसिन लाते हैं, हम ब्लड शुगर करते हैं, ईसीजी करते हैं। तो रिकॉग्निशन हमें भगवान जी से चाहिए, सरकारें क्या रिकॉग्निशन देंगी, वो तो वो डिफरेंट सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि डॉक्टर सुशील शर्मा का ये कहना है कि आप जितना भी परिश्रम करते हैं अपनी जिंदगी में, जितनी भी मेहनत करते हैं, तय आपने करना है कि आपको रिकग्निशन उस दरबार में चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, या उस दरबार से चाहिए जो आने जाने वाला और बदलने वाला है।